बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने पढ़ा था मोहब्बत रंग बदलती है तंजीला रियाज अहमद का। इसका हमने एक हिस्सा पढ़ लिया था। आज हम उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। नावल की स्टोरी कुछ यूँ है कि जो हीरो है वो क्रिकेट लवर है और जो हीरोइन है वो हद से ज़्यादा मासूम और बेवकूफ़ है, और जो दादा पोते की स्टोरी में नोक झोंक है वो बहुत ही मज़े की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा, मोहब्बत रंग बदलती है तंजीला रियाज अहमद। आयज़ा, तुम सच कह रही हो। फ़ायज़ा हक्का बक्का रह गई थी। तमाम बातें सुनकर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस लड़के से अब्बू उसके रिश्ते की बात चला रहे हैं वो वही लड़का है जिसके साथ चैटिंग में वो कई कई घंटे सर्व करती है और जिससे वो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती है। असफ़र के मुतालिक उसे उस विजिटिंग कार्ड से पता चला था जो कई रोज़ पहले फ़ायज़ा ने असफ़र के वॉलेट से गिर जाने पर उठाया था। अब्बू के दोस्त के हवाले से तो वो असफ़र को बिल्कुल नहीं जानती थी, ना ही उसने उसे देखा था कि अब्बू अपनी दोस्तियां घर से बाहर रखने के आदी थे। ये शादी भी कतन अरेंज थी। असफ़र को उसने पहली दफ़ा तब देखा जब वो कैंपस एरिया की तरफ चंदा जमा करने की घर से गई थी। उससे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक छोटी सी एनजीओ बना रखी थी जो माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करती थी। एनजीओ के अखराजात इधर उधर से इमदाद एहतियात जमा करके पूरे किए जाते थे। उस रोज़ अतिया ने बैठे बैठे मशवरा दिया कि यूनिवर्सिटी चलती है, स्टूडेंट कौम खासी बाशऊर वाक़या होती है, ठीक ठाक रकम इकट्ठी हो सकती है। अतिया अतिया के मशवरे पर अमल करके वो सब यूनिवर्सिटी चली आई थी। सभी ने पुराने कॉलेज के यूनिफॉर्म ज़ेबतन किए थे और ख़ुद को लाहौर कॉलेज का तालिब इल्म ज़ाहिर किया था। सोशल वर्क की स्टूडेंट समझते हुए बहुत से लोगों ने उनकी मदद की थी। वह सब खासी खुश थी। फ़ायज़ा को भी खुशी हो रही थी और ये खुशी कायम रह सकती थी अगर असफर उसे ना मिलता। अच्छा खासा मुहज़्ज़ब हैंडसम आदमी था। एक खोखे पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। पहले पहल तो फ़ायज़ा ने अहमियत नहीं दी और खोखे के मालिक से बहस करती रही, मगर वहाँ से कुछ ना मिला तो एक और दुकान की तरफ हो गई। अतिया, सादिया और मायदा वगैरह तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के अंदर ही थी, मगर बाहर आकर इमदाद तलब कर रही थी। असफर को खोखे पर खड़े होकर सिगरेट पीता देखकर वो उसे एम ही करार देकर आगे बढ़ गई। मगर जब उसी को दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता देखा तो लपक कर आई। वो वॉलेट से बबल निकाल रहा था। फ़ायज़ा ने पूरी आंखें खोलकर उसके भरे हुए वॉलेट को देखा था। बबल निकालने के दौरान उससे कोई कार्ड नीचे गिरा दिया था, मगर बेध्यानी में देख नहीं सका। फ़ायज़ा उसके करीब आ गई और फिर उनकी ठीक ठाक झड़प होते होते रह गई। वो तो गाड़ी बढ़ाकर ले गया, मगर फ़ायज़ा उसे खासी देर तक बद्दुआएँ देती रही। जहर लगते थे उसे ऐसे लोग जो इंसानियत की मदद के लिए तो रुपया नहीं निकाल सकते थे और लाखों की गाड़ियों में मज़े से घूमते थे। बद्दुआएँ दे चुकने के बाद उसकी निगाह कार्ड पर पड़ी थी जो नीचे गिरा हुआ था। उसे कार्ड उठा लिया। कार्ड पर जली हरूफ में शेख सन्स लिखा हुआ था। कार्ड से ही उसे मालूम हुआ था कि ये लिबर्टी के किसी सुपर स्टोर के मालिक का कार्ड है। कार्ड के पीछे बॉल पॉइंट से एक ईमेल एड्रेस लिखा था और नाम भी लिखा था असफर। फ़ायज़ा को यकीन था कि वो इन नाम उन्हीं हजरत का है। वो कार्ड उससे बैग में रख लिया। फिर अच्छी तरह से प्लान करके उसने असफर को पहली ईमेल भेजी थी। वो ठीक ठाक चालाक आदमी था, उसकी बातों में नहीं आया था। फ़ायज़ा का ख्याल था चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे बेवकूफ़ बनाएगी, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगी और मिलने पर मजबूर करेगी। जब वो मिलने आएगा तो सब सहेलियाँ मिलकर उसका रिकॉर्ड लगाएंगी, लेकिन अब खुद उसका रिकॉर्ड लगने वाला था। उसकी शादी उसी आदमी से होने वाली थी। आयज़ा, तुम सच कह रही हो ना? एक दफ़ा फिर बेयकीनी से पूछा। हाँ बाबा, बिल्कुल सच है ये। मगर तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो आयज़ा? आयज़ा, ये वही असफर है जिससे मैं अभी चैटिंग कर रही थी, वो सर पकड़कर कह रही थी। हाय, यानी तुम्हारा नेट फ्रेंड? वो भी हैरान हुई। नेट फ्रेंड मत कहो, दुश्मन है वो मेरा। सख्त नफरत है मुझे उससे। क्या इतना बदसूरत है? आयज़ा की शरारत को महसूस करके वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तसव्वुर की अनक से असफर के वजीहा सरापे को देखती वो आयज़ा के साथ वाली चेयर पर आ बैठी। बात सूरत की नहीं होती, बात किरदार की होती है। हैं तो फ़ायज़ा, असफर भाई बद किरदार है। लफ्ज़ों का चुनाव गलत हो तो मायनी और तरह के कपड़े पहन लेते हैं। उफ, वो बद किरदार नहीं है, वो बद इखलाक है। उसके दिल में इंसानियत के लिए हमदर्दी नहीं है। उसे औरतों की, मेरा मतलब है लड़कियों की, इज्जत नहीं करनी आती। प्लीज़ आयज़ा, तुम अम्मी से कह दो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वो बहन की मिन्नत कर रही थी। अम्मी से तो मैं कह दूंगी, मगर अब्बू से कौन कहेगा? जानती तो हो हमारे अब्बू सोने केने वाले और शेर की नज़र वाले मुहावरे की कितनी बुरी तरह पैरवी करते हैं। और फिर उन्हें पता चल गया कि तुम नेट कनेक्शन इस मकसद के लिए लिया हुआ है तो सिर्फ बेइज्जती नहीं होगी, यूँ भी तुम्हारी सास आज मिठाई लेकर आ रही हैं और हमारे जैसे घरों में मिठाई लाने का मतलब आधी मंगनी हुआ करता है। आयज़ा ने बड़ी बहन को माँ बनकर समझाने की कोशिश की। वो सब तो ठीक है, मगर असफर, वो रहानसी हो रही थी।
फ़ाइज़ी, हो सकता है यार तुम्हें गलत फहमी हो गई हो। मैं मिली हूँ असफर भाई से, अच्छे खासे हैंडसम हैं। फिर गुस्से में तो इंसान यूं भी उसे जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। नहीं आयज़ा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, वो दो टोक लहजे में कहती उठ गई। आपको गलत फहमी हुई होगी, आयशा ने शर्माकर कहा। वो एक हफ्ते बाद फिर उनके घर आ गई थी। मैंने महसूसात से पहचाना है आयशा, ये मोहब्बत है। सूफी दादा उसके सामने बैठे कह रहे थे। एहसासात को महसूसात कहते हुए उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि वो गलत उर्दू बोल रहे हैं। मोहब्बत इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? वो बेचारी यकीन और बेयकीनी के दरमियान खड़ी थी। पहली नज़र की मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं सुना तुमने? वो लगावट से बोले। तैमूर ऑफिस में था, इसलिए वो खुलकर बात कर रहे थे। लेकिन सर, अब सर तो मत कहो, इतना बेगाना सा एहसास होता है। फिर क्या कहूँ सफ़ीदा? नहीं कुछ मत कहो, बस ऐसे ही ठीक है। तैमूर को आता देखकर वो बात पलट गया। तैमूर हेलो हाय करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो इतना थका हुआ था, ध्यान ही नहीं दे सका कि आयशा उसे देखकर बेवजह शर्मा रही है। उसे आयशा का अपना यहाँ आना पसंद नहीं था। कजब उसे दादा को दादा कहने की इजाज़त देता। तुमने अपने घर में बात की है? किस बारे में? शादी के बारे में। किसकी शादी के बारे में? वो भूल चुकी थी। दादा का दिल चाहा सर पीट ले। अपनी शादी के बारे में बेवकूफ़, मैंने तुमसे कहा तो था उस रोज़। हाय अल्लाह, मैं खुद कैसे बात करूं अपनी शादी की? भाभी तो मेरी जान निकाल देंगी, वो डर कर कहने लगी। सूफी दादा को अपनी चॉइस पर अफसोस होने लगा। देखो, मैं अब डायरेक्ट आकर बात तो नहीं कर सकता ना, ये मुनासिब नहीं लगता। पहले तुम खुद बात करो, अपने घर की राय आमा को हमवार करो, फिर मैं बात करूंगा। उसे समझा रहे थे मगर उसके चेहरे के जाविये 36 डिग्री पर ठहर गए थे। राय अम्मा नासमझी से दरियाफ्त किया गया। मेरा मतलब है भाई भाभी। नहीं सर, भाभी की तो खैर है, मगर भाई बहुत डांटेंगे। हो सकता है दो एक जड़ भी दे, मुझे भाई से बहुत डर लगता है। मासूमियत से कहती वो सूफी दादा को और भी अच्छी लगी, मगर ज़रा सी परेशानी भी हुई। जिस काम को वो आसान समझ रहे थे वो इतना आसान नहीं था। उनका ख्याल था लड़की राज़ी हो जाएगी तो तैमूर से बात करेंगे, लेकिन अब लग रहा था तैमूर से पहले बात करनी चाहिए। उन्हें यकीन था तैमूर ज़्यादा एतराज़ नहीं करेगा, मगर उनका यकीन मुंह के बल गिरा था। वो अच्छी तरह से तैयार होकर असफर की तरफ जाने के लिए निकला था। असफर ने उसे फ़ोन पर बताया था कि आजकल सहर नामे किसी लड़की को इंटरनेट पर बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन लड़की इतनी चालाक है, बेवकूफ़ बन नहीं रही। इसलिए तुम मेरी मदद करो। तैमूर हाइकिंग एक्सपर्ट था। उन दोनों ने मिलकर प्लान किया था कि अब जब दोबारा वो लड़की ऑनलाइन होगी तो उसे वायरस वाला फोल्डर पार्सल करेंगे जो इस लड़की को और उसके कंप्यूटर को मज़ा चखा देगा। इसी मकसद के लिए वो असफर की तरफ जा रहा था। सूफी ज़्यादा लाउंज में बैठे अखबार देख रहे थे। उसको आता देखकर अखबार साइड पर रख दिया, मगर वो चुपचाप बाहर जाने लगा तो आवाज़ दी, बात सुनो बरखुरदार। तैमूर चुपचाप पास आ खड़ा हुआ। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। ये गज़ल की सच्ची किताब है, इसे चुपके चुपके पढ़ा करो। दूसरा मिसरा वो खुद अपनी तरफ इशारा करके कहा गया। आ तो जाती है वो गज़ल की सच्ची कारी रोज़ पढ़ने के लिए। जल कर शिकवा कर ही दिया। आयशा की बात करे? वो ऐनक के ऊपर से उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए बोले। और कौन आता है रोज़ यहाँ? तुम्हें आयशा के आने पर एतराज़ है या फिर उसके रोज़ आने पर एतराज़ है? एक्सक्यूज़ मी, मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला? अगर मेरी आपके नज़दीक कोई अहमियत होती तो आप ये सब ना करते। वो बिल्कुल ही आउट हो रहा था। दादा ने हैरानगी से उसे देखा। इतनी बदतमीज़ी से वो कभी पेश नहीं आया था। मजाक की बात और थी, मगर संजीदगी में उसने ऐसा रवैया कभी नहीं अपनाया था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अब इस घर को अब एक औरत की ज़रूरत है। अगर तुम कोई फैसला नहीं करोगे तो मैं खुद आप खुद दादा, सूफी दादा। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कहे। आखिर तुम्हें किस बात पर एतराज़ है? वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, थोड़ी मासूम है, लेकिन मैं उसे ठीक कर लूँगा, यकीन करो वो बदल जाएगी। यही तो एतराज़ है कि वो बहुत मासूम है। मासूमियत ही में मारी जाएगी बेचारी, और आप बार बार एतराज़ का पहाड़ा क्यों पढ़ रहे हैं? कोई एतराज़ नहीं है मुझे। देखो तैमूर, मैं बहुत लिबरल आदमी हूँ, अपनी गलती बहुत आराम से मान लेता हूँ। मैंने तुमसे पहले बात की थी, मगर तुमने सीधी तरह से कोई जवाब नहीं दिया। चलो ये भी मेरी गलती ठहरी, लेकिन तुम साफ साफ बात करो। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मैं रहने देता हूँ। वो बहुत रसानी से कह रहे थे। पोते का ये मूड उन्होंने पहली मरतबा देखा था। तैमूर को यकदम एहसास हुआ, इसलिए ज़रा नरमी से बोला, मैं गुस्सा नहीं कर रहा सूफी दादा, मगर प्लीज़ आप खुद सोचें लोग क्या कहेंगे। क्लास डिफरेंस की वजह से कह रहे हो? वो पोते को नज़रों में तोड़ रहे थे। नहीं, एज डिफरेंस की वजह से कह रहा हूँ। अब की बार तैमूर ने भी दो टोक बात करने का फैसला किया। इतनी छोटी तो नहीं है वो, इतनी छोटी, बहुत छोटी है वो। अच्छा चलो ठीक है, मगर एक बात सुन लो, मोहब्बत और मासूमियत दोनों चीज़ें अनमोल हैं, और हमें दोनों चीज़ें समझो बोनस में मिल रही हैं। सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। वो अब भी उसे घूर रहे थे। जाएं फिर वही करें जो आपका दिल चाहे। वो गुस्से से
तन फन करता अपने कमरे की तरफ चल दिया। असफर की तरफ जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। याहू, पीछे से उन्होंने नारा लगाया था, आज तो तुम्हारे नाम की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी गई, मेरी मर्जी के बगैर। उसने उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में चमकती हुई अंगूठी की तरफ देखकर खुद से कहा, आज असफर की अम्मी, अबू, भाई, भाभी और चंद करीबी रिश्तेदार बहुत सादगी से उसे अंगूठी पहना गए थे। कितना रोई थी वो। अम्मी को समझाने की कोशिश की मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। फंक्शन के वक्त मैरून कलर के शलवार सूट में मलबूस मुतवर्रम आंखों के साथ वो तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ थी। उसने एक दफ़ा भी मुस्कुराने की कोशिश नहीं की थी। सब लोग उसकी खामोशी को शर्म हया करार दे रहे थे। अच्छी लग रही हो, खामोश खामोश शर्माई हुई दुल्हन यूँ भी ज़्यादा अच्छी लगती है, असफर की भाभी ने शगन के वक्त प्यार से उसे गले लगाकर कहा था। उसकी बात सुनकर उसने दिल में सोचा, दुल्हनें सिर्फ शर्म और हया की वजह से खामोश नहीं रहती, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जो उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर सकती हैं। उससे दोबारा असफर से चैटिंग करने की भी कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो कंप्यूटर के करीब भी नहीं गई थी। और मसला असफर का नहीं था, उसे तो वो अहमियत भी नहीं देती थी। मसला उसके अपने घर वालों का था। उसे अब्बू पर हैरत हो रही थी जिन्होंने उसकी नापसंदीदगी को कोई अहमियत नहीं दी थी। ये वही अब्बू हैं जिन्होंने ड्राइंग रूम के लिए ऑफ वाइट कारपेट सिर्फ इसलिए लिया था कि ये कलर मैंने पसंद किया था। हालांकि अम्मी और आयजा बार बार एतराज़ कर रही थी कि ये कलर नहीं ठीक, इस पर गर्द बहुत नुमायाँ होती है। वो उठकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई, सोचे उसे बेचैन कर रही थी। असफर अपने घर वालों के साथ नहीं आया था। आयजा ने खूब झगड़ा किया क्योंकि उसके घर वाले तस्वीर भी नहीं लाए थे और फ़ायज़ा को खुशी थी कि ऐसा नहीं हुआ। वो उस शख्स की तस्वीर देखना चाहती ही थी ना शक्ल। कैसे अजीब होते हैं वालिदैन, सारी ज़िंदगी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, उन्हें बेटों की निस्बत अक्सर मामलात में ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर खिड़कियों के पर्दों से लेकर टूथब्रश तक कोई चीज़ लेना पसंद नहीं करते। शलजम, कद्दू, टिंडे जितने मर्जी पसंद हो, अगर बेटी को नापसंद हो तो घर में नहीं पकते। ईद पर कुर्बानी करनी हो तो बकरा भी बेटी की पसंद से आता है और शौहर यानी जीवन साथी को बकरे से भी कम अहमियत मिलती है। उनको चुनते वक्त माशरे का बाहरी तो गले में डालकर कहा जाता है, फैसला तुम्हारे हाथ में। और अच्छी बेटियां अपने फैसले माँ बाप की आंखों का रंग देखकर किया करती हैं। फ़ायज़ा भी एक अच्छी बेटी थी। उसने ये अच्छी बेटी अब खिड़की की चौखट पर सर टकाए टपाटप आंसू बहा रही थी। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है। वो थका हारा ऑफिस से आया और अब अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि आवाज़ कानों में पड़ी। आवाज़ बिलाशुबह सूफी दादा की थी। उनके कमरे का दरवाज़ा अध खुला था। उनके इस तरह से तारीफ करने पर हल्की सी हंसी की निस्वानी आवाज़ सुनाई दी जो आयशा की थी। उसे चाय की नौट ढीली की, फिर तमाम मैनर्स और असूलों को बालाए ताक रखते हुए दरवाजे के करीब होकर अंदर से आने वाली आवाज़ों पर गौर करने लगा। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है। मुझे लड़कियों के लंबे बाल बहुत पसंद है। मेरी मरहुमा वाइफ के बाल भी बहुत खूबसूरत होते थे। तैमूर को एकदम गुस्सा आने लगा। सूफी दादा अपने सामने बैठी खातून की जुल्फों में खोए हुए थे। चूंकि उन दोनों की पुश्त ही दरवाजे की तरफ थी, इसलिए तैमूर बहुत आसानी से उनकी नज़रों में आए बगैर उनकी बात सुन सकता था। आप तो यूं ही बना रहे हैं सर, वरना मेरे बाल इतने भी खूबसूरत नहीं हैं। वो कसरे नफसी से काम ले रही थी। लहजा भी आज पूरे एतमाद था। तैमूर को हैरत सी हुई, फिर खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि मोहब्बतों का इजाज़ है मियाँ। अंदर सोफ़ी दादा कह रहे थे, खुश हो जाओ आयशा, मैंने तैमूर से बात कर ली है, उसे कोई एतराज़ नहीं है। आप सच कह रहे हैं? वो बेयकीन थी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा पोता बहुत अच्छा इंसान है। आज तक उसने मेरी कोई बात नहीं टाली, फिर ये कैसे टाल देता? मगर मुझे डर लगता है सर। मासूम हुसन खौफजदा नजर आया। किससे? मुझसे नहीं, वो तैमूर से। मुझसे? मगर क्यों? बाहर खड़े तैमूर को झटका लगा और अंदर बैठे सोफ़ी दादा ने भी हैरानी से यही पूछा। वो बहुत डांटते हैं सर। झूठी? मैंने कब डांटा? तैमूर दांत पीसकर बड़बड़ाया। वो मेरा मजाक भी तो उड़ाते हैं। तुम्हारा मजाक कोई कबूतर या चिड़िया है जो मैं उड़ाऊंगा? तैमूर मुसलसल हरकत में था। नहीं आयशा, वो मजाक नहीं उड़ाता। तुम मासूम हो ना, बस इसलिए तुम्हारे साथ छेड़छाड़ कर लेता है। सूफी दादा ने पोते की हिमायत की। लेकिन कोई लेकिन नहीं सुनूंगा मैं। तुम तसल्ली रखो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। और फिर तैमूर से मजीद कुछ नहीं सुना गया। वो दरवाजे से हट गया। ख्वामखा थकन में इजाफा हो गया था। उसे दादा की फुर्तियों पर हैरत हो रही थी और परेशानी भी कि आखिर इस मसले को किस तरह हैंडल करे। ये हकीकत थी कि उसके सूफी दादा इतने बूढ़े नहीं लगते थे जितने कि उनकी उम्र के बाकी लोग लगते थे, मगर अब इतने जवान भी नहीं थे कि शादी के मुतालिक सोचने लगते। वो सुस्त रवि से अपने कमरे में आ गए, जहाँ जबकि सूफी दादा अपने कमरे में बैठी आयशा से कह रहे थे, और फिर मैंने तुम्हें बताया तो था, तैमूर की आदत के मुतालिक वो एक चीज़ को जितना पसंद करता है उतना ही उसे तंग और इग्नोर करने की कोशिश करता है। एक बात का यकीन कर लो बेटा, वो तुम्हें पसंद करता है। उसने खुद अपने मुंह से कहा है कि जब मैंने पहली मर्तबा देखा था तब ही अपनी बहू के तौर पर पसंद किया था, और अभी तक मुझसे बात करने की नौबत भी नहीं आई थी। और उसने खुद मुझे कहा कि वो तुम में इंटरेस्टेड है।
बहुत अच्छा है मेरा पोता, बस थोड़ा ज़िद्दी है, मगर तुम में सलाहियत है, तुम उसे ठीक कर लेना। दरअसल माँ बाप की वफ़ात के बाद वो उसे माजी के नखलिस्तानों में घुमाने लगे और वो चुपचाप सर झुकाए उनके साथ थी। उसे उनकी बात का यकीन आता चला जा रहा था। जब वो पहली मर्तबा उनके घर आई थी तब भी सोफ़ी दादा ने उसे ये बताकर हैरान परेशान कर दिया था कि तैमूर हसन तुमसे मोहब्बत करता है। फिर वो अक्सर औकात उसे फ़ोन करके बस सदे-इसरार घर बुला लेते और तैमूर की बातें करते रहते। वो खुद से अक्सर सवाल करती कि आखिर ये हुआ कैसे, और फिर खुद ही जवाब दे लेती कि शायद ये उस रोज़ हुआ था जिस रोज़ वो ऑफिस से निकलते हुए तैमूर से बहुत ज़ोर से टकरा गई थी और उसके एक्सक्यूज़ करने पर तैमूर ने इट्स ऑल राइट कहा था, क्योंकि फ़िल्मों में तो ऐसा ही होता है। और फिर वो खुद भी तो उसी रोज़ से तैमूर को पसंद करने लगी थी। हेलो सूफी दादा, वो लॉन में बैठे थे जब असफर ने अंदर आते हुए ने मुखातिब किया। वो तैमूर का सबसे अच्छा दोस्त था और दादा से इतना ही बेतकल्लुफ़ जितना तैमूर। क्या कर रहे हैं? मैं उनके करीब ही बैठ गया। नहा रहे हैं, उन्होंने आंखें खोले बगैर जवाब दिया। हाय अच्छा अच्छा, फिर यूं कीजिएगा, नहाकर कपड़े तब्दील कर लीजिएगा, बेहद गंदे हो रहे हैं। मेरी मर्जी, मैं कपड़े तब्दील करूं या ना करूं, तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले? वो चिढ़ कर बोले। सोफ़ी दादा, मैं आपकी अजीज़ जान पोते का अजीज़ जान हैंडसम स्मार्ट दोस्त हूँ। ऐसे कहा गया जैसे उनकी मालूमात पर शक हो। मेरा अजीज़ जान पोता अपने बेडरूम में है, तुम उसके पास तशरीफ़ ले जा सकते हो, मेरी जान बख्शो। मगर मैं तो ख़ास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ, खुदा खैर करे। क्यों? आपसे हुस्न की निगहदाश्त के लिए कुछ टिप्स दरकार थी। वो टांग पर टांग रखकर इत्मीनान से बोला। तुम्हारे हुस्न की निगहदाश्त मुमकिन नहीं है बरखुदा, तुम ये ख्याल ही दिल से निकाल दो। लेकिन मैं बंटी के लिए पूछ रहा हूँ, मेरी मालूमात के मुताबिक तो तुम अपने वालिदैन की वाहिद कुंवारी औलाद हो। कुंवारी? खुदा न खास्ता, उसने पहलू बदला। कुंवारा कहिए दादा, वैसे आपकी मालूमात दुरुस्त हैं। फिर ये बंटी कौन है जिसने हुस्न निखारना है? बंटी मेरा कुत्ता है, मुझे उसकी तस्वीर उतरवानी है। वैसे ये ज्यादती नहीं है असफर? क्या? वो कुछ भी नहीं समझा। होने वाली बीवी को कुत्ते की तस्वीर भिजवाना, बुरा इंप्रेशन पड़ेगा यार। मज़े से कह रहे थे। तैमूर के ज़रिए उन्हें असफर की मंगनी का पता चल चुका था। सूफी दादा आप भी ना बस। वो चिढ़ गया। दादा खिलखिलाने लगे थे। तैमूर के इस दोस्त को जिस्ट करने में उन्हें बेहद मज़ा आता था। 1 पॉइंट हो गया असफर, ज़्यादा खुश मत हो, मैं हिसाब बराबर कर लूँगा। मेरी जहानत से आप बच नहीं पाएंगे। वो खिस्साहट पर काबू पा चुका था। अल्लाह ने गधे को सींग नहीं दिए। सिंह का जहानत से क्या ताल्लुक? वो एक दफ़ा फिर से ट्रैप हो गया था, वही जो तुम्हारा गधे से है। एक दफ़ा फिर खिलखिलाए। लोग बड़े होकर मुहज़्ज़ब हो जाते हैं सूफी दादा, मगर आप? वो पहले की निस्बत ज़्यादा बुरी तरह खिस्साहट का शिकार हुआ था। दादा मुस्कुराते रहे, चेहरे पर फतह के निशान लिए। मैं आपको इनवाइट करने आया था, क़ज़ाई इलाही से मेरी मंगनी हो रही है। काम की बात उसे अब याद आई। क़ज़ाई इलाही से? यार बहू का नाम कुछ नामुनासिब नहीं? सुधर जाएं दादा, मुझ मासूम कमारे की आह ना समेटे। वो तंग आकर उनके पास से उठते हुए बोला। मुझ पर आहें असर नहीं करती बरखुरदार, मैं चारों कुल पढ़कर अपने गिर्द हिसार कायम करके बैठता हूँ। वो उनका इत्मीनान काबिले दीद था। अल्लाह का कलाम शैतानों पर असर नहीं करता और आप शैतानों के, मैं शैतानों का दादा हूँ। वो उसकी बात काट कर बोले। असफर शर्मिंदा होकर तैमूर के कमरे की तरफ आ गया, जो इतवार होने की वजह से अभी तक बिस्तर में घुसा हुआ था। उठ जाओ तैमूर के बच्चे, यहाँ तेरा जिगरी यार अकेला अकेला बेइज्जत हो रहा है। वो उसके करीब बैठकर बोला। तंग नहीं करो असफर, मैं बड़ा अच्छा ख्वाब देख रहा हूँ। अच्छा, क्या ख्वाब में डेट पर निकले हुए हो? दिलचस्पी से पूछा गया। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड डेट पर निकली हुई है। तुम्हारे साथ नहीं, इमरान खान के साथ। बेगैरत आदमी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं मोहब्बत भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा हूँ। गर्लफ्रेंड की तरफ? दिलचस्पी फिर पैदा हुई। नहीं, इमरान खान की तरफ। इमरान खान वहाँ क्या कर रहा है? इस पर उकतासा गया। बस गले लगाने ही वाला है। किसको? गर्लफ्रेंड को? नहीं, मुझे बड़ा बज़ौक है इमरान खान। वो मुंह बनाकर बोला। क्यों? तैमूर ने लिहाफ से मुंह निकालकर पूछा। मर्द होकर मर्द को गले लगा रहा है, जबकि वहाँ एक अदद खातून मौजूद है। कौन मर्द? तैमूर के लहजे में हैरानगी थी। घामड़ तू और कौन? मैं? मगर मैं तो ख्वाब में अपनी गर्लफ्रेंड की बहन बना हुआ हूँ। अच्छा, यानी जमाइमा खान का हक मार रहे हो? नहीं तैमूर, नहीं, मैं तुम्हें जमाइमा खान का हक मारने नहीं दूंगा। कुछ खुदा का खौफ करो यार, मैंने आज तक मक्खी नहीं मारी, मैं तुम्हारा हक कैसे मारूंगा? मेरा यहाँ क्या जिक्र? असफर को फिर हैरानी हुई। मेरे ख्वाब में जमाइमा खान तुम ही तो बने हुए हो। लानत हो तुम पर। सेम टू यू, फट जवाब आया। असफर ने उसके ऊपर से लिहाफ खींच उतारा। उठो फजूल आदमी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। किस लिए? सिनेमा चलते हैं, इंग्लिश फिल्म देखेंगे। असफर ने कहा। दरअसल वो तैमूर से कुछ पर्सनल शेयर करना चाहता था। तुम्हारे साथ इंग्लिश फिल्म? इससे बेहतर है मैं ख्वाब में इमरान खान को देख लूँ। तुम्हें कहाँ इंग्लिश फिल्म अच्छी लगेगी? अब तुम तो खुद फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तैमूर ने लेटे लेटे कहा। असफर यकदम खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ तैमूर, मेहरबानी शुक्रिया, मगर जाने से पहले प्लीज़ लिहाफ दोबारा मेरे ऊपर दे दो। मैं दोबारा ख्वाब की दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। कहीं मेरी गैर मौजूदगी में इमरान खान मेरी गर्लफ्रेंड को ही प्रपोज ना कर दे।
मैं सचमुच जा रहा हूँ तैमूर। वो दरवाजे के करीब पहुंच गया मगर तैमूर टस से मस नहीं हुआ। बेचारे असफर को ही वापस आना पड़ा। तैमूर, ए तैमूर, वो पुकार रहा था। तैमूर जो दोबारा लिहाफ को सर तक तान चुका था, उसमें से मुंह निकाल कर बोला, फरमाओ यार, कल फायजा के घर वाले आ रहे हैं मुझे अंगूठी पहनाने। तो मैं क्या उन्हें वॉर्न कर दूं? तैमूर, मैं सीरियस हूँ। कुछ ज़्यादा ही संजीदा था। असफर, क्या हुआ है? तैमूर एकदम उठकर बैठ गया। असफर के लहजे ने उसे चौंका दिया। कुछ नहीं यार, बस यूं ही मुंह की उतरा हुआ है। हालांकि कल तुम्हारी मंगनी है। बगले उसने एक मशहूर ऐड की नकल उतारी। तैमूर, मुझे लगता है फायजा खुश नहीं है उस मंगनी पर। उसने उगल ही दिया। तैमूर को समझ नहीं आई इस बात पर क्या कहे। उसने फायजा को कभी नहीं देखा था। हाँ, असफर इस लड़की को बहुत पसंद करता था और अक्सर औकात उसकी बातें भी किया करता था। तैमूर जानता था असफर इस लड़की से मोहब्बत करता है, इसलिए अब उसकी बात सुनकर वो थोड़ा सा दुखी हो गया। उनकी तरफ से तस्वीरें आ गई हैं, हमने भी डेवलप करवा ली हैं, मगर एक भी तस्वीर में वो खुश नहीं लग रही। अजीब रोई रोई सी है। वह तैमूर से कुछ नहीं छुपाता था। अरे जुगत, शर्मा रही होगी। तैमूर को सारी बात समझ में आ गई। शायद बाकी सब लोग भी यही कह रहे हैं। असफर को भाभी और अम्मी के भी इसी तरह के कलमात याद आए। ओह, वो तुम्हारी सहर कैसी है? तैमूर को यकदम याद आया। दफा करो यार, उसको पता नहीं कौन थी, बहुत दिन हो गए दोबारा रब्ता नहीं किया उसने। असफर हर चीज़ से उकताया हुआ था। वैसे हैरत वाली बात है ना, पता नहीं कौन थी, तुम्हारा ईमेल एड्रेस कहाँ से लिया उसने? तैमूर हैरानगी से कह रहा था। असफर ने चौंक कर उसकी शक्ल देखी, फिर उसे घूरते हुए बोला, तैमूर के बच्चे, कहीं तू ही तो नहीं था? शर्म करो, मेरे पास तुम्हारा ईमेल एड्रेस सिरे से है ही नहीं। झूठ मत बोल, मैंने खुद तुझे अपने विजिटिंग कार्ड पर लिख कर दिया था। असफर को सब याद था। तुम भूल रहे हो असफर, तुमने मुझे नहीं दिया। तैमूर बजिद था। नहीं, मुझे याद है, मैंने तुम्हें खुद दिया था। जिस रोज़ मैं तुम्हारे ऑफिस में इंटरव्यूज़ किए थे उस रोज़। वो उसे याद करवा रहा था। अच्छा, हो सकता है मैंने कहीं गिरा दिया हो, मुझे याद नहीं। वैसे तुम यकीन करो, मैंने तुमसे कभी चैटिंग नहीं की, कम से कम लड़की बनकर नहीं की। छोड़ो यार, दफ़ा करो, मैं तो यूं ही कह दिया था। तुम फायजा की फ़ोटोग्राफ्स लाए हो? तैमूर ने भी मौजू बदल दिया। हाँ, एक लाया हूँ। असफर ने वॉलेट से निकाल कर उसकी तरफ उछाल दिया। तैमूर ने तैमूर ने कैच कर लिया था। अब के वॉलेट को फिर खोल कर तस्वीर देखने लगा। अच्छी खूबसूरत लड़की थी। तैमूर ने देखकर दोबारा वॉलेट उसे पकड़ाते हुए कहा, तू तो बड़ा खुशकिस्मत निकला यार। हाँ, ठीक कहते हो। असफर खुश होकर बोला, काश फायजा भी होती। उसने मजाक में कहा, खबरदार आहें भरकर मेरी शादी की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश मत करो। असफर जुर्म में वापस आ रहा था। मैंने क्या रोड़े अटकाने हैं, मेरे तो अपने दादा शादी कर रहे हैं, वो जल कर कह रहा था। हाँ, नहीं यार, उसे यकीन नहीं आया। हाँ यार, उसी के अंदाज में तैमूर ने जवाब दिया। किससे कर रहे हैं? आयशा से। आयशा? आयशा? वो बोंगी। असफर को पहले हैरानगी फिर गुदगुदी हुई। तैमूर खामोश रहा। तुम तो शादीशुदा होने से पहले ही बेवा हो गए। चुगद आदमी बेवा औरतें होती हैं, चिढ़कर बोला। अभी तो तुम खुद औरत बने हुए थे। असफर ने ख्वाब याद दिलाया और एक मुअज़्ज़ज़ खातून के मुअज़्ज़ज़ शौहर पर डोरे डाल रहे थे। अब वो मुअज़्ज़ज़ खातून यानी जमाइमा, यानी कि मैं। उसने सीने पर उंगली रखकर अपनी तरफ इशारा किया। रकाबत की आग में जलकर तमाम बातें तुम्हारे शौहर को बता दूंगी, जो गैरत में आकर या तो दूसरी शादी करेगा या फिर खुद को गोली मार लेगा। अब तुम तलाक याफ्ता हो या बेवा, एक ही बात है। मगर इस बात का सूफी दादा की शादी से क्या ताल्लुक, वो अभी भी नहीं समझा था। अगर तुम्हारे ख्वाब में तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बहन और मैं जुमाइमा हो सकता हूँ, तो फिर आयशा इमरान खान और सूफी दादा तुम्हारी सौकन भी हो सकते हैं। फिटे मुँह तुम्हारा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हिसाब बराबर हो गया, वरना आज सुबह से ही मैं ही बेइज्जती करवा रहा था। वो मुंह पर हाथ रखकर बोला। असफर, मैं सीरियस हूँ यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें तब यकीन आएगा जब इस घर में मेरे नन्हे मुन्ने आधा दर्जन चचा और फुफियाँ तशरीफ़ ले आएंगे। वो जल कर बोला, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। असफर को तैमूर की हालत देखकर मुसलसल गुदगुदी हो रही थी। तो पिटेगा असफर। तैमूर उठकर बैठ गया। तमाम नींद रुखसत हो गई थी। अच्छा, कुछ सोचते हैं। असफर ने आंखें सुकेड़ी। यार तैमूर, यूँ ना करें। वो इसके करीब होकर कान में खुसर फुसर करने लगा। मुझे आपसे एक्सक्यूज़ करना था आयशा। वो उसके सामने बैठते हुए बोला। सूफी दादा की टेलीफोन इंडेक्स से उसने आयशा का फ़ोन नंबर उड़ाया था और अब उसे घर बुलाकर तफसीलन बात करने के इरादे से बैठा था। मुझसे किस लिए? वो अपनी तबीयत के पेश नज़र जल्दी घबरा जाती थी। बस यूँ ही मैं खामखा आपको तंग करता रहा हूँ, मुझे एहसास। आप इस तरह मत कहें प्लीज़, मुझे पता है आप मुझे जानबूझकर तंग नहीं करते। मुझे बताया था सूफी दादा ने। वो अपने गुलाबी नाखनों को खुरचती कह रही थी। आप तो सूफी दादा मत कहें। वो टांग पर टांग चढ़ाकर बोला। आपके दादा तो मेरे भी दादा। आयशा शर्मा सी गई। सो इनोसेंट। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। आप बहुत अच्छी हैं आयशा, आप जैसे लोग इस माशरे में तकरीबन पैदा होने बंद हो गए हैं, लेकिन आपकी मौसूमियत आपको किसी अजाब से दो चार भी कर सकती है।
मैं कुछ समझी नहीं, वो हवंक बनी पूछ रही थी। तैमूर ने मुनासिब लफ्ज़ मुंतखब किए। मैं जानता हूँ आप इस घर की फ़र्द बनना चाहती हैं, लेकिन आयशा, बूढ़े लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। आप एक अच्छी बाशऊर लड़की हैं, अपना बुरा भला समझती हैं। यकीनन आपने सोच समझकर फैसला किया होगा, मगर मेरी माँ ने एक दफ़ा फिर अपने फैसले पर नज़रसानी कर लें। बूढ़े लोग, वो नासमझी के आलम में मुंह उठाए बोली सूफ़ी दादा। तैमूर ने बहुत आराम से कहा, नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, मेरा ख्याल है मैं इस घर में बहुत खुश रहूँगी। वो गर्दन हिला हिला कर कह रही थी, यानी आप इस शादी से खुश हैं? तैमूर पहलू बदल कर कहने लगा, जी बहुत। वो सर झुकाए बोली। तैमूर ने गहरी सांस भरी थी। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, हम आएंगे जल्द आपके घर। आप खुश हैं ना? उसकी बात पर तैमूर ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे हो रहे थे जैसे आंसू निराश की अजब कैफियत का शिकार इंसान के हो सकते हैं। तैमूर को उसकी इस मासूम हरकत पर अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। फिर वो चेहरे पर जानबूझकर बशाशत पैदा करके बोला, हाँ। उसके जवाब ने आयशा को बेतरह खुश किया था और साथ ही साथ शर्माहट के रंग भी चेहरे पर चमकने लगे। तैमूर ने उसके गुलाबी रंग में मजीद गुलाबियों को घुलते देखा तो मबहूत रह गया। हुस्न की ऐसी अदाएं उससे हमेशा मख्फी रही थी। यकदम उसे इस मासूम लड़की में बेपनाह कशिश महसूस हुई, और ऐसी कशिश तो उसे कभी मार्क और एडम गिलक्रिस्ट की बैटिंग में भी महसूस नहीं हुई थी। उसने फौरन नजरें हटा ली। आखिर सामने बैठी लड़की उसकी दादी बनने वाली थी। यकीन करो आयजा, मैं तो कभी भी फायजा से 1 to 1 मुलाकात नहीं की। जिस झड़प का तुम जिक्र कर रही हो, मैं उसे बिल्कुल बेखबर हूँ। वो परेशान सा आयजा को बता रहा था। उसने खुद उनकी तरफ फ़ोन किया था। फायजा ने तो बात नहीं की, मगर आयजा ने तफसीलन बात की थी और फायजा के मना करने के बावजूद तमाम तफसील उसके गोश गुजार कर दी थी। मगर असफर भाई, फायजा पर यकीन है वो आप ही थे जिन्होंने इसकी इंसल्ट की थी। बल्कि वो तो सहर बनकर आपसे चैटिंग भी करती रही ताकि आपसे बदला ले सके। रिसीवर से आती आयजा की आवाज़ असफर को भी हैरान कर रही थी। उसने मेरा ईमेल एड्रेस कहाँ से लिया? वो हक्का बक्का रह गया। वो आपका कार्ड गिरा था ना वॉलेट में से, जब आपने फायजा को इमदाद देने से इनकार किया था। ओफो, तुम यकीन क्यों नहीं कर रही मेरी बात का? वो मैं था ही नहीं, असफर चिढ़कर बोला। आयजा भी उसकी बात सुनकर गुस्से में, आप मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? असफर भाई ठहरे, मैं फायजा की मिन्नत करके लाती हूँ। मगर कॉर्नेटो पक्की है ना? वो रिश्वत पक्की कर रही थी। फिर वो रिसीवर रखकर चली गई। इमदाद, लड़की, बबल और विजिटिंग कार्ड। असफर ने इन सब को दोहराया। यकदम उसे याद आ गया कि गलत फहमी ने किस जगह किस तरह जन्म लिया था। उसने एक इत्मीनान भरा सांस लिया और अब वो फायजा से बात करने के लिए तैयार था। वो मैं यानी असफर नहीं, बल्कि तैमूर यानी मेरा दोस्त था। और यही बात जब कुछ देर बाद उसने अपने मुंह से फायजा को बताई थी तो उसने खालिस्तन जनाना शिकवा किया था। लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि आप सच कह रहे हैं? वैसे तो आप इसलिए भी मान सकती हैं कि ये बात मैं बजाते खुद आपसे कह रहा हूँ, और मैं आपका होने वाला मजाजी खुदा हूँ। लड़कियों को कम अज़ कम अपने होने वाले शोहरों पर ज़रूर यकीन करना चाहिए। उसकी आवाज़ ने असफर को शौक कर दिया था। प्लीज़ आप मजाक मत करें, मैं सीरियस हूँ। वो संजीदगी से बोली, ए अक्लमंद खातून, अगर तुम एक दफ़ा मुझसे मिल लो, मुझे देख लो, तो तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। अब की बार वो खासी अपनायत से बोला, इंसान अपनी ज़ाती चीज़ों से ज़्यादा देर तक बेगानगी बरत नहीं सकता। फिर वो कौन था जिसने? वो तैमूर था, मेरा अच्छा दोस्त। मुझसे मुख्तलिफ है और मैं भी उससे मुख्तलिफ हूँ। वो मुझसे ज़्यादा अमीर है, कमबख्त ज़्यादा हैंडसम भी है, लेकिन मुझसे ज़्यादा सड़ियल मिजाज और बदमिजाज भी है। असफर ने तैमूर की तारीफ़ की है या बद तारीफ़ी फ़ायदा समझ नहीं पाई, इसलिए कुछ समझी ना समझी के आलम में बोली, खैर आपकी आखिरी बात से मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है। तुम इस बात को भूल नहीं सकती। कोई अपनी इंसल्ट भी भूलता है क्या? फ़ायज़ा ने जैसे शिकवा किया था। वो मेरा अच्छा दोस्त है फ़ायज़ा, प्लीज़ मेरी खातिर अब की बार। फ़ायज़ा खामोश हो रही। अब क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई हो? फ़ायज़ा को उसकी आवाज़ में शरारत सी घुली महसूस हुई। गलती तैमूर की नहीं थी, गलती तुम्हारी भी नहीं थी, गलती ऑस्ट्रेलिया की थी। क्या मतलब? फ़ायज़ा समझ नहीं सकी। मतलब ये कि ना ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराता, ना ये सब होता। मैं अब भी नहीं समझी। वो मासूमियत से बोली, अच्छा मैं समझाता हूँ। हुआ यूं कि वो उसे उस दिन के मुतालिक तफसील से बताने लगा था। आयशा के घर कब चलना है सूफी दादा? तैमूर ने उनके पास बैठकर पूछा। उसने हर चीज़ को सूफी दादा की मर्ज़ी के मुताबिक करने का फ़ैसला किया था। बहुत दिन तक वो ख़ुद को समझाता रहा था, एक एक चीज़ शुमार की थी, बचपन से लेकर अब तक। उनकी मोहब्बतें, कुर्बानियाँ, वो फरमाइशें जो वो उनसे करता था, वो लाड़ जो उन्होंने उठाए थे, वो फ़ख्र जो उसे देखकर उनकी आंखों में चमकने लगता था। क्या मैं उनकी इतनी आजमाइशों के बदले में इतनी सी बात भी नहीं मान सकता?
उसने उनसे बात की थी। सूफी दादा बेहद खुश हुए थे उसकी बात सुनकर। जब भी तुम कहो मैं चल पड़ूंगा। मैं क्या कहूँ, उसने कंधे झुकाए। तुम्हें ही तो कहना चाहिए, आयशा से मिलो, उससे पूछो कि कब हम रिश्ता लेकर बाकायदा उनके यहाँ आए। उन्हें उसकी लाताल्लुकी बहुत महसूस हुई थी। लेकिन मैं आयशा से क्यों पूछूं, आप खुद पूछे ना। तैमूर बच्चे, ये तुम क्या 18वीं सदी की औरतों की तरह शर्माने लगे हो। सारे मामलात तकरीबन मैंने ही तय किए हैं। अब कुछ तुम भी कर लो। आजकल के लड़के क्या क्या नहीं करते, और एक तुम हो निरे फूसड़। उसके लहजे में पोते के लिए प्यार ही प्यार था। तैमूर को एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी हुई। ये बताएं सोफ़ी दादा, हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। वो शर्मिंदगी के ये असरात ज़ाहिर करना चाहता था। सोफ़ी दादा का दिल चाहा सर पीट लें। माना बरखुरदार, हम आपके बचपन से लेकर अब तक हर जगह इकट्ठे जाते रहे हैं, मगर अब आप जवान हो चुके हैं और हनीमून पर आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर तैमूर ने हैरानगी से उन्हें देखा। मगर मैं हनीमून पर क्यों जाऊं? तो क्या अपनी नई नवेली दुल्हन को मेरे साथ हनीमून पर भेजोगे? वो तंजिया अंदाज में बोले। नई नवेली दुल्हन कौन? वो मुंह उठाकर उनकी तरफ देखता हवंक लग रहा था। आयशा, और कौन? क्या आयशा? तैमूर की आंखें खुलकर फटने के करीब हो गई थी। लेकिन उससे तो आप शादी करने वाले थे। होश में तो हो तुम। माना मैं अभी बहुत स्मार्ट और हैंडसम और यंग लगता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी पोती की उम्र की लड़की से ब्याह रचा लूँ। वो तनक कर बोले। आपने खुद मुझसे कहा था सोफ़ी दादा, वो जब बेचारगी से बोला। ये कि मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। बोलो, ये कहा था मैंने। अब की बार उन्हें गुस्सा आ गया। नहीं, यूँ तो नहीं कहा था, मगर यूँ ना वो मैंने कुछ भी नहीं कहा था। मैं तो तुम्हारे ही रिश्ते की बात चला रहा था। तुमने पहले कहा राजिया से शादी नहीं करनी, मैंने मान लिया। फिर कहा शर्मीन नहीं पसंद, मैंने कहा जो तुम्हारी मर्जी। फिर सोबिया को इनकार किया, मैंने कुछ नहीं कहा। आयशा की बात की तो तुमने खुद कहा जैसे आपकी मर्जी। लेकिन मैं समझा था। तैमूर बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। यह तुम्हारी समझ का कसूर है। बरखुरदार ये समझ रहे थे कि उनका बूढ़ा दादा शादी के चक्रों में है। मैं भी सोच रहा था कि आखिर साहबजादे के मिजाज क्यों नहीं मिल रहे। उन्होंने लाउंज में चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। ये उनके शदीद तरीन गुस्से को जाहिर कर रहा था। आई एम सॉरी दादा। वो भी उठकर उनके साथ चक्कर लगाने लगा। ये उसका दादा को मनाने का ख़ास अंदाज था। उन्होंने उसे अपने साथ साथ चलता देखा तो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गया। वो भी साथ आकर बैठ गया। दादा ने टांग पर टांग रखी तो उसने भी रख ली। उन्होंने अंदाज़े नशिस्त तब्दील किया तो उसने भी कर लिया। गर्ज अगले 10 मिनट तक अगर दादा ने कान में उंगली घुमाकर उसे खुजाना चाहा तो तैमूर भी उनकी तकलीद में ऐसा ही किया। फिर दादा ने अपनी दाढ़ी में उंगलियां चलानी शुरू कर दी तो तैमूर ने खुद को बेबस महसूस किया। वो क्लीन शेव था। उस बेबसी ने दादा को हंसने पर मजबूर कर दिया, और खुलकर हंसने से दिलों की कदूरतें साफ हो जाती हैं। और फिर ये तो कदूरत भी नहीं थी, बस ज़रा सी गलत फहमी थी। आई एम सॉरी दादा, तैमूर ने कहा। पहले कान पकड़ो दादा बोले। तैमूर ने झट उनके कान पकड़ लिए। मेरे नहीं बेवकूफ़, अपने पकड़ो, वो डपट कर बोले तो तैमूर ने झट अपने कान पकड़ लिए। जानती हो तुम्हारी वजह से मैंने कितने झूठ बोले। मैंने आयशा से कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, और वो मासूम फ़ौरन मेरी बात पर ईमान ले आई। मैंने तुम्हारे हवाले से इतनी झूठी सच्ची बातें कहीं और वो यकीन करती रही। दादा ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, और जब निगाह सामने पड़ी तो ठिठक से गए। आपने झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। मैं तो उससे मोहब्बत नहीं करता था। मुन्ने लाड से उनके कंधे के साथ सर टकाया था। नज़र सामने खड़ी आयशा पर पड़ी। दोनों दादा पोता अपनी बातों में इस कदर महव हुए थे कि पता ही नहीं लगा था। आयशा ने शायद उनकी बातें सुन ली थी। अब पटर पटर उनकी तरफ देख रही थी। आंखों के नगर में सैलाब उतरने की तैयारी कर रहा था। आओ आयशा, अंदर आ जाओ, दादा ने फौरन सीधे होकर कहा। वो उनके पास आ गई। आपने कहा था तैमूर हसन मुझसे मोहब्बत करते हैं, उसने अपनी तरफ इशारा करके कहा। दादा खामोश हो गए। आपने कहा था ना। वो एकटुक उनकी तरफ देख रही थी। तुम बैठो तो सही बेटा, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। कुछ मत बताएं सोफ़ी दादा। अब आप क्या बताएंगे? जब मैं आपसे पूछती थी तब आपने सब झूठ कहा। मैंने पूछा क्या आप सच कह रहे हैं? आपने कहा हाँ, ये मोहब्बत ही है। मैंने पूछा ये कैसे मुमकिन हुआ? आपने कहा ये पहली नज़र की मोहब्बत है। आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे ना। सब मुझे ही बेवकूफ़ बनाते हैं, भैया भाभी, आप भी दादा, और तैमूर हसन आप भी। वो अब रोने लगी थी। तैमूर और सूफ़ी दादा को समझ नहीं आई उसे किस तरह चुप करवाएं। अपनी अपनी जगह दोनों शर्मिंदा थे। मैं तो सिर्फ नौकरी करना चाहती थी, मगर आप लोगों ने कहा पहले शादी करो। मैं तैयार हो गई। मेरा क्या कसूर इसमें? मुझे तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। क्या फ़ायदा है मेरा? कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता।
बहुत गंदे हैं सब लोग, आप भी बहुत गंदे हैं सूफी दादा। मैं खुद तो ऐसी नहीं हूँ जिस तरह अल्लाह मियाँ ने मुझे बनाया। मैं बन गई, अब मेरा क्या कसूर कि अल्लाह मियाँ ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मेरा दिल चाह रहा है मैं मर जाऊँ और मैं मर जाऊँगी। वो रोते रोते बाहर निकल गई थी। वो दोनों भी अपनी जगह से खड़े हो गए। हाय दादा, वो जा रही है, तैमूर की परेशान कुन आवाज़ निकली। हाँ तैमूर, वो जा रही है। दादा उससे भी ज़्यादा परेशान थे, मगर इतना हौसला भी नहीं था कि उसे आवाज़ दे लेते। दादा उसे रोके ना। तैमूर दोनों हाथ लहरा कर बोला, कैसे रोकूं? उफ अल्लाह, वो चली जाएगी। अच्छा अच्छा, वो तुम्हें बहुत बुरी लगती है? वो बेचैनी से पूछ रहे थे। नहीं, बहुत बुरी तो नहीं लगती, अच्छी लगती है। ये तो नहीं पता, पता करवाओ ना फिर। हाँ शायद थोड़ी सी लगती तो है। वो सर झुकाकर बोला। तो फिर घामड़, उसे रोक लो। दादा ने अपनी लाठी उसके कंधे पर मारते हुए कहा। तैमूर ने बाहर निकलने में लम्हा भी नहीं लगाया था। गेट के बाहर वो कहीं नहीं नजर नहीं आई। दाएं बाएं देखता हुआ तैमूर आगे बढ़ा। वो अगली लाइन में चली जा रही थी। आंसू अब भी तवातर से बह रहे थे और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। तैमूर ने बड़े बड़े कदम उठाकर दरमियानी फासला तय किया, फिर उसके साथ साथ चलने लगा। वो रोते रोते कह रही थी, भाभी बिल्कुल ठीक कहती हैं। क्या कहती हैं भाभी? तैमूर ने पूछा। आयशा ने उसकी तरफ मुड़ कर नहीं देखा, बस सामने देखते हुए बोली, भाभी कहती हैं दुनिया के सारे अहमकों को एक कतार में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए और कतार में सबसे पहले नंबर पर तुम्हें खड़ा करना चाहिए। गलत तो नहीं कहती हूँ, तैमूर ने कहा। तो वो चौंक सी गई, फिर उसकी तरफ देखा तो हैरानगी से बोली, हाय अल्लाह, आप कहाँ से आ गए? आलम बाला से। ये कौन सा इलाका है? मैं तुम्हारे पीछे लाहौर का जोग्राफिया डिस्कस करने नहीं आया, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे सचमुच बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मज़े से कह रहा था। आयशा को यकदम अपनी नाराज़गी याद आ गई। मुझसे बात मत करें आप, बहुत गंद। बस बस, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत गंदा हूँ और तुम मुझे गंदा भी इतने प्यार से कहती हो कि मुझे खुद पे ही प्यार आने लगता है। मैं नहीं चाहता इर्द गिर्द चलते लोग मेरे इस प्यार भरे लक़ब से आशना हो। वो उसके साथ साथ चलता कह रहा था। वो खामोश रही। अच्छा चलो यार, अब माफ़ कर दो। आज का सारा दिन माफ़ियाँ मांगते गुजरा है। पहले असफर की मंगेतर, फायज़ा भाभी से एक्सक्यूज़ किया, दादा से किया, और अब तुम। मुझे आपकी किसी बात का यकीन नहीं। आप एकदम झूठे इंसान हैं। आप जानते हैं कि आप मुझे कितने अच्छे लगते हैं। वो बात करते करते खड़ी हो गई थी। तैमूर भी सीने पर हाथ बांधे दिलचस्पी से उस मासूम लड़की की बातें सुन रहा था। आज उसे उसकी मासूमियत पर ढेरों प्यार आ रहा था। मैंने आपको पहली दफ़ा तब देखा था जब आप बाहर से आ रहे थे और मैं आपके ऑफिस से निकली थी। मेरी इतनी ज़ोर की टक्कर हुई थी आपसे। आपने मेरे एक्सक्यूज़ करने पर कहा था, इट्स ऑल राइट, कहा था ना आपने। रुक कर उससे पूछना मुनासिब समझा। तैमूर खामोश रहा, बस मुस्कुराती आंखों के साथ उसकी सुन रहा था। वो एक दफ़ा फिर चलने लगी। मैंने सोचा आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, इतनी ज़ोर की टक्कर पर भी गुस्सा नहीं करते, वरना तो सब मुझे डांटते हैं कि देख कर चला करो। फिर मैं आपके ऑफिस दोबारा गई तो आप मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगे। आप उस रोज़ ब्लैक सूट में थे। आपने ब्लूइश ग्रे टाई लगाई थी ना आपने। चलते चलते वो एक दफ़ा फिर रुक कर पूछ रही थी। अब की बार तैमूर के चेहरे पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट आई थी। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? वो उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए पूछ रहा था। आयशा एक दफ़ा फिर चलने लगी। क्यों क्यों आपको क्यों बताऊं? आपको तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। आप कौन सा मुझसे मुझसे लम्हा भर को वो अटक सी गई। मुझे तो सूफी दादा ने कहा था कि आप मुझसे एक दफ़ा फिर यहाँ बात अधूरी छोड़ दी मुझसे। अब वो फिर एक दफ़ा खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा था कितना अच्छा लगेगा, आप हमारे घर आएंगे। भाभी हमेशा कहती हैं आयशा से कोई शादी नहीं करेगा, इसकी शादी हमें किसी कसाब से करनी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा मैं भाभी से कहूँगी, देखो भाभी, ये कसाब नहीं, ये तो नवाब हैं। लेकिन लेकिन आप तो मुझसे, अब मुझे लगता है मुझे किसी कसाब से ही शादी करनी पड़ेगी। भाभी तो ऐसा ही करेंगी, मगर मैं भी उनकी बात नहीं मानूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी, तैमूर ने टोक कर कहा। नहीं, मैं ज़रूर करूंगी। आप खामोश। अब एक भी लफ्ज़ मुंह से निकला तो उल्टे हाथ के दो लगाऊंगा। वो मसनूई गुस्से से बोला तो आयशा सचमुच डर कर चुप हो गई। तैमूर ने उसका हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया। ज़रा आगे जाकर फ्लावर शॉप थी, वो वहीं जा रहा था, मुसलसल उसका हाथ पकड़े हुए। वो कह रहा था, मुझे सूफी दादा ने बहुत मोहब्बत से पाला है। मैं मर कर भी उनकी मोहब्बत का कर्ज नहीं चुका सकता। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे वो तुम्हें डांटे या नाराज़ हो। तुम कभी उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानोगी। शादी पर तुम पिंक कलर का ड्रेस बनवाना, तुम्हें बहुत सूट करेगा। वैसे तो तुम पर वाइट कलर भी बहुत सूट करता है, मगर शादी पे वाइट कलर कौन पहनता है? और हाँ,
मैं ब्रेकफास्ट में हाफ़ फ्राइड खाता हूँ। तुम्हें हाफ़ फ्राइड बनाना आता है ना? चलो अगर नहीं आता तो सीख लेना, और चिकन कॉर्न सूप बनाना भी सीख लेना, वो सूफी दादा को बहुत पसंद है। अच्छा इधर मुँह करो, तुम नोज़ पिन पहनती हो? तैमूर ने दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उसके नाक में नन्ही सी लौंग दमक रही थी। बिल्कुल ठीक, ये तुम पर बहुत सूट कर रही है। मैं तुम्हें मुँह दिखाई में डायमंड की लौंग दूंगा, वो और भी अच्छी लगेगी। तुम डायमंड की लौंग पहन लोगी ना? ये ऐनक मैं तुम्हें नहीं लगाने दूंगा, ये हर वक्त तुम्हारी नाक पर सजदा रेज रहती है। हम लेज़र सर्जरी करवा लेंगे, ऐनक के झंझट से निजात मिल जाएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अच्छा अब तुम ये बताओ, मैं शादी पे किस कलर का सूट पहनूं? फ्लावर शॉप आ गई थी। तैमूर ने अंदर दाखिल होते हुए उससे पूछा। उसका हाथ अब भी तैमूर के हाथ में था। उसके सवाल पर वो खामोश रही तो एक दफ़ा फिर तैमूर ने पूछा, मगर वो फिर भी खामोश रही। जिंदा हो ना? वो उसकी आंखों में झांक रहा था। उसने फ़ौरन आंखें झुका ली। अगर जिंदा हो तो बोलती क्यों नहीं हो? उसका हाथ थामे वो फूल चॉइस कर रहा था। आपने कहा था अब एक लफ्ज़ भी कहा तो उल्टे हाथ के दो लगाऊंगा, वो मिनमिनाई। तैमूर ने कहकहा लगाया था, फिर कहने लगा, वो तो मैंने बाहर कहा था। अब तो तुम्हें बोलने की इजाज़त है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ फूल कौन सा पसंद है? मैंने कभी फूल नहीं खरीदे, कभी किसी को देने की नौबत ही नहीं आई। अब मैं जो पसंद करूँगा चुप करके ले लेना। वैसे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब पता नहीं जिनसे मोहब्बत करते हो उनके लिए किस रंग का फूल खरीदना चाहिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं इमरान खान को फूल देता। मैं सोचता हूँ जब मैं पहली दफ़ा उनसे मिलूँगा तो वाइट फ्लावर लेकर जाऊँगा। अच्छा लगेगा ना, है ना? इमरान खान कौन है? आयशा ने हैरानगी से पूछा। हाय, तुम इमरान खान को नहीं जानती? तैमूर को धचका लगा था। तुम सचमुच नहीं जानती इमरान खान कौन है? नहीं। आयशा ने इस मासूमियत से आंखें पटपटाई कि वो देखता रह गया। फिर गहरी सांस भरकर मखमूर लहजे में बोला, हाय अब तो लगता है मुझे भी भूल जाएगा इमरान खान कौन है। आयशा की खिलखिलाहट का साथ फूल कलियों के साथ साथ खुद तैमूर ने भी दिया। इसके साथ इस खूबसूरत फ़न बेस्ड नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये तंजीला रियाज़ अहमद का कंप्लीट नावल बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।